जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम हो रहे हैं और संडे को समान हिंदी का पेपर हो चुका है। आप सभी को मालूम है कि समान हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराने का प्रॉमिस आप लोगों से मैंने किया है और उसके जो उस सीरीज़ के जो वीडियो हैं वो आ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ये दायित्व ये बनता है कि मैंने अब तक जो समान हिंदी में पढ़ाया है, क्या उसे पढ़ करके इस बार के क्वेश्चंस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो अभी मैं विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि जिन्होंने मेरे जो मैंने अब तक पढ़ाया है और जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवाया है उसको जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, इस बार के क्वेश्चंस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको वो बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम में इस बार जो भी पेपर हो रहे हैं जीएस के, एसए के, सबको आप देखिए, प्रश्न के पैटर्न को देखिए, ट्रेंड को देखिए, क्या आयोग पहले ही जैसा चल रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है प्रश्नों के नेचर में। तो एक ओवरव्यू पूरे क्वेश्चंस पेपर का आप लोग लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व भी करने की। ठीक है, यहाँ पर समान हिंदी के इस पूरे पेपर का एक ओवरव्यू मैं दूंगा कुछ ही मिनटों में। फिर इसके बाद विद प्रूफ के साथ हम बात करेंगे कि जो मैं अब तक पढ़ाया हूँ वो पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं कैसे सॉल्व किए जा सकते थे। ठीक है, देखिए समान हिंदी जो है 3 घंटे का पेपर होता है, अधिकतम अंक 150 निर्धारित है और इसमें बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत छोटा सा पेपर है और यहाँ पर 150 में से मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 115 प्लस नंबर आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं जीएस के पेपर में यहीं आसपास 200 में से 115 नंबर लाना बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ आप 150 में से 115 नंबर बड़ी ही सरलता से ला पाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके। अब यहाँ पर देखें तो पूरे पेपर को तो इसमें 2 गद्यांश दिए जाते हैं। ये पहला गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न होते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। फिर दूसरा गद्यांश होता है और यहाँ पर भी 3 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के होते हैं। तो 30 30 60 हो गया। फिर पत्र लेखन एक टॉपिक है, यहाँ पत्र लेखन से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, तो 60 20 80 हो गया। फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ कि आप मुहावरे और लोकोक्ति देख लीजिए, 30 नंबर का होता है, तो 80 30 110 हो गया। फिर इसके बाद बोलता हूँ कि विलोम को प्रेफरेंस में रखिए, तो 10 नंबर ये ऐड हो गया, 120 हो गया। अब 30 नंबर जो बच रहा है वो कहाँ से आते हैं, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, एक एक शब्द लिखिए, शुद्ध कीजिए, वर्तनी शुद्ध कीजिए, ये 30 नंबर के हो जाते हैं। तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा देखते हैं प्रश्न इस बार जो पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है, थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ये 2024 जर्नल हिंदी में ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पत्र लेखन से। और मैं जब लेक्चर समान हिंदी का लेना शुरू किया था तो पहला ही जो टॉपिक मैंने उठाया था पत्र लेखन उठाया था, और पत्र लेखन के अंतर्गत मैंने बताया था कि सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कार्यालय है, परिपत्र है और एक आपका अधिसूचना है। ठीक है, और तार लेखन है। तार लेखन अब पूछता नहीं है, अब तार लेखन पूछता नहीं है, तो पत्र लेखन के अंतर्गत ये जो 5 सब टॉपिक मैंने आपको एक तरीके से गिनाए, यहीं से हर बार प्रश्न बनते हैं और सिर्फ विषय बदल जाता है। मतलब आप पूरे लेक्चर को आपने देखा होगा, समझा होगा, तो ये एक आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ विषय बदल जाता है, बाकी हर बार वही सरकारी पत्र पर एक प्रारूप तैयार करिए, एक विषय दे दिया जाएगा, या सरकारी अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताते हुए दोनों का प्रारूप बनाइए, अधिसूचना तैयार करने के लिए दे देता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप 2018 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कार्यालय आदेश या कोई भी अधिसूचना हो, परिपत्र हो, सबको डिफाइन किया था कि होता क्या वो है, उसकी विशेषताओं पर बात की थी, महत्व पर बात की थी। फिर इसके बाद एक प्रारूप कैसा होना चाहिए उस पर भी मैंने बात की थी। तो इस बार का क्वेश्चंस पेपर पढ़ें तो क्या है, प्रश्न है पत्र लेखन का कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से का जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर डीजीपी एसपी को पत्र लिखेगा, मतलब कि पत्र लिखिए, आपको लिखना है, और लिखना क्या है कि डीजीपी की ओर से एसपी को लिखा जाएगा, जिसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो। अब यहाँ पर किसी ज़िले का तो नाम मेंशन है नहीं, और यहाँ पर डीजीपी जो आपको मालूम होगा कि पूरे राज्य का जो पुलिस पूरी जो व्यवस्था काम करती है उसमें सर्वोच्च पद है।
तो जो जिला पुलिस अधीक्षक है वो जिले का है। तो यहाँ पर डीजीपी किसको कह रहा है, मतलब एक तरीके से जो एसपी है उसको कह रहा है कि आप आपके ज़िले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो, जिस जो पत्र लिखा जाएगा उसमें कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो, ऐसा आप पत्र तैयार करिए। अब यहाँ बात आती है पढ़ने के बाद कि पत्र लिखिए। अब ये क्या है, मतलब सरकारी है, सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, अधिसूचना है, कार्यालय है, परिपत्र है क्या, ये सबसे जानना जरूरी होता है। अधिसूचना सार्वजनिक होती है, मतलब जो भी होगी वो सार्वजनिक रूप से जारी होगी। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं और सामान्यतः जो समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं उनके बीच होता है, मतलब वर्टिकल नहीं होता एक तरीके से जो अर्ध सरकारी पत्र होता है। तो अधिसूचना अर्ध सरकारी हो गया। परिपत्र क्या होता है कि जो भेजने वाला एक है लेकिन पाने वाले, प्राप्त करने वाले एक से अधिक है, तो परिपत्र आपका हो गया, ठीक है। अर्ध सरकारी की बात मैंने कर ली। और अधिसूचना, परिपत्र और कार्यालय आदेश क्या होता है कि एक ही कार्यालय के अंतर्गत वो आदेश पारित होता है और भाषा जो होती है वो आदेश की होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब यह अर्ध सरकारी नहीं है, तार लेखन तो पूछता नहीं है, कार्यालय आदेश नहीं है, अधिसूचना नहीं है, परिपत्र है, तो है क्या, ये है सरकारी पत्र। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया हो तो ऐसे ही 2023 में पेपर क्वेश्चंस पूछा गया था, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को पत्र लिखिए, और मैंने इसको बताया था कि ये सरकारी पत्र है। इस तरीके से और बाकी एक सब में तो लिखा रहता है, जैसे अधिसूचना, परिपत्र पूछ लेगा, इसे लिख दिया जाता है, एक आदेश जारी कीजिए, मतलब कार्यालय आदेश है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सरकारी पत्र लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पूरा सरकारी पत्र लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सिर्फ लिखा हुआ है क्या कि अधीक्षक को पत्र लिखे, तो ये क्या है, सरकारी पत्र है। अब सरकारी पत्र है तो मैंने सरकारी पत्र को तो पढ़ाया है, यदि थोड़ा और ऐसा करूँ मैं तो सरकारी पत्र एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। सरकारी पत्र देखिए, जितना मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ पत्र लेखन के लिए, और जो गद्यांश आधारित प्रश्न हों उनके लिए जो मैंने यहाँ पर जो कंटेंट आपको पढ़ने के लिए दे दिए हैं वही इनफ है। इसके लिए इसके बाद की जो मेहनत आपको करनी है तो खूब सारा प्रैक्टिस करिए, मैंने यही बोला है। और सब चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं कि नहीं मुझे और पत्र लेखन के बारे में और कुछ जानकारी जुटानी है, पढ़नी है, तो फिर आप अपना समय बर्बाद करेंगे। एग्ज़ाम पास करिए पास होने के लिए, ना कि ज्ञान का भंडार इकट्ठा करने के लिए आप बैठ जाएं कि मैं कुछ नहीं एकदम ज्ञानी बन पाऊँगा। कोई भी गांव का या शहर का मुझसे या कोई भी कुछ पूछ लेगा, मैं उसको जवाब देने के लिए मैं, क्योंकि उसको आपने बता रखा है कि मैं यूपीएससी ये स्टेट पीसीएस की तैयारियाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब उसको जवाब देने के लिए आप पूरा ग्रंथ तैयार करना या बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए और टारगेट रखिए कि कितना कम पढ़ करके और कितना अच्छे से पढ़ करके ये परीक्षा में पास कर लूँ। इसके बाद आप खुद ही अपना ज्ञान साबित कर पाएंगे कि आप कितने नॉलेजफुल थे। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कोई पूछ ले तो जवाब दे सके, उसके लिए नहीं, आप जो आयोग आपसे जो पूछेगा उसकी तैयारी करिए। तो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, जो मेरे लेक्चर हैं वो आप देख लिए तो आपको आपका काम बन जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी पत्र में देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि केंद्र व राज्य सरकार या दो भिन्न राज्यों के बीच या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे ही सरकारी पत्र कहा जाता है। यह पत्र औपचारिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, यहाँ पर जो बातें होंगी वो औपचारिक होंगी और सरकार के एक तरीके से दिशा निर्देश की तरह ये पत्र काम करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत हो जाते हैं और अनौपचारिक हो जाते हैं, अनऑफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने जो बात की है वो ये कही है कि जो पत्र लेखन है इसमें प्रारूप पर ध्यान देना होता है। तो जो इस जैसा प्रारूप मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसे ही सेम प्रारूप में आपको लिखने की ज़रूरत है। प्रेषक का मतलब जो भेजने वाला है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, डीजीपी हो जाएंगे, डीजीपी। और भेज किसको रहे हैं, यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक को, तो यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक का नाम होगा, जैसे कि आप देखेंगे, दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है, 1 या 2 लाइन में आप के बता दीजिए कि सरकारी पत्र होता क्या है, भले ही ना पूछे,
जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आप देखेंगे तो पूछ लिया जाता है कि सरकारी पत्र को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से का जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए जिसके संबंध में ये ऐसा वहाँ पर पूछ लिया जाता है। लेकिन नहीं भी पूछ रहा है तो आप 2 लाइन में या 1.5 लाइन में बता दीजिए भाई सरकारी पत्र होता क्या है। ठीक है, उसको बताने के बाद अब लिखिए प्रेषक, फिर कॉमा लगाइए, फिर इसके बाद आबासा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो डीजीपी का नाम है नहीं दिया गया है, और दिया भी गया हो तो आप आबासा ऐसा करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुलिस महानिदेशक लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, यहाँ पर कॉमा लगाया है, फिर यहाँ लगाया है। ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है, नंबर यहीं कटते हैं, इसीलिए मैं जब पढ़ा रहा था तब भी वहाँ पर बोला था और फिर से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। पत्रांक संख्या आप अपने हिसाब से डालिए, डीजीपी यूपी 2025 1234, ठीक है, ऐसा कुछ भी, या आप ये मत डालिए, डेट ही डाल करके कुछ ऐसा बना दीजिए। फिर इसके बाद सेवा में किसको भेजा जा रहा है, का को भेजा जा रहा है। का क्या है, जिला पुलिस अधीक्षक है और कानपुर। अब आप ऐसे जिलों का नाम डालिए ना कि जहाँ पर थोड़ा आपराधिक घटनाएं देखने को भी मिलती हैं। जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे जैसे शहरों में आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, ऐसे ज़िले का नाम मत डाल दीजिए जहाँ पर कोई आपराधिक घटनाएं बहुत कम हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ये भी ध्यान देना है क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे होंगे, ये आइडिया होगा ही। फिर इसके बाद अनुभाग 1, फिर इसके बाद इधर लखनऊ, फिर ये 2 बिंदे लगाने के बाद आप दिनांक किस तरीके से लिखेंगे मैंने बताया है, ठीक है, कि जो डेट होगी वो 2 अंकों में होगी, फिर जो महीना होगा वो शब्दों में होगा, फिर कॉमा लगाएंगे और 4 डिजिट में आप वर्ष लिखते हैं। फिर इसके बाद विषय क्या है, वही आपने ऊपर पढ़ा कि जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु कठोर कार्रवाई करने का निर्देश हो। महोदय, अब जो विषय तैयार करने की बात आती है ये सबसे कठिन हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप जीएस से करंट अफेयर्स से अपडेट हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर विषय लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा पत्र लेखन पर अक्सर देखा जाता है कि जो सोशल इशू, जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषय होते हैं उन्हीं को आधार बनाया जाता है। इस बार भी पहला जो सरकारी पत्र है वो आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए हेतु डीजीपी एसपी को लिखेंगे पत्र, उस पर आपको लिखना है। फिर दूसरा वाला आप पत्र देखेंगे वो ये है कि जो प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल हो सके। तो ये भी एक तरीके से सामाजिक मुद्दा है, सोशल इशू है। तो वैसे ही पिछले जो प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न है कोविड-19 पर है, डेंगू पर है, ठीक है, ज्वर की समस्या, ज्वर बीमारी जो है उसकी समस्या देखने को मिली है। तो ऐसे जो सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न बनते रहते हैं तो आपका जीएस अच्छा है तो यहाँ पर विषय लिखने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये मैंने बात की है जब मैं पढ़ा रहा था तब, और यहाँ पर भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप विषय को लेकर के चिंतित मत रहिए। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रारूप को देखिए, जो प्रारूप मैंने बताया है उस प्रारूप पर लिखिए, एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। और विषय के लिए आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लगाते रहिए और कोशिश करिए आपने जो जीएस में पढ़ा है उसी को समेट करके यहाँ पर लिखने की। यदि देखें तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, आप लोग ये पीडीएफ बोलिएगा, मैं वो वहाँ पर शेयर कर दूँगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि जैसे कि कठोर कार्रवाई हो गया, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, जन सहयोग, या थोड़ा ऐसे शब्द कि वो कहाँ से लाएं, तो वो चिंतित ना हो, इंग्लिश मीडियम है। आप जो एक मानक हिंदी है उस हिंदी उस भाषा में उस वाक्य संरचना में आप विषय को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी वाले हैं वो शुद्ध हिंदी लिखेंगे और उस शुद्ध हिंदी से उनके नंबर तो बढ़ने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आप प्रभावित कर देते हैं एक सामान्य जो बोलचाल की हिंदी की भाषा है उससे भी आप लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर यहाँ पर वही संलग्नक कोविड लिख उठा है, ये काटना है। यहाँ पर आप लिखेंगे हालिया एनसीआरबी, इसको मिटाते हैं पहले। हालिया एनसीआरबी आंकड़ों की छाया प्रति, आप ऐसे लगा सकते हैं कि एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट आई हो तो। इसके बाद भौतिक हस्ताक्षर आभाषा प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, और किसको किसको ये प्रति जानी चाहिए उसका यहाँ पर आप पता एक तरीके से डाल देंगे। फिर आज्ञा से वही आभाषा
खत्म। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरा क्या है, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से हो रहा है मतलब केंद्र की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखे। और मैंने क्या बताया है, परिपत्र को देखें आप, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखें तो परिपत्र में मैंने क्या बताया है कि परिपत्र शासकीय पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचना एवं शासकीय नीतियों को विषय बनाकर एक साथ कई विभागों कार्यालय में भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। मैंने बताया ना कि परिपत्र क्या होता है, भेजने वाला कोई एक है लेकिन प्राप्त करने वाले एक से अधिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर डिस्कशन करने के दौरान कई सारे ऐसे प्रश्न आए थे जहाँ पर मैंने ये बात कही है, और परिपत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए उस पर भी मैंने बात की है। ये कुछ बताया है कि कभी कभी परिपत्र की डिफिनेशन पूछ लेता है या परिपत्र और सरकारी पत्र में अंतर करने के लिए दे देता है, तो सब पर मैंने डिटेल चर्चा की है कि इन फ्यूचर किसी भी तरह के प्रश्न बनने पर आप कहीं से पीछे ना रह जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो परिपत्र में मैंने बोला कि एक डेढ़ लाइन में पहले आप समझा दीजिए परिपत्र क्या होता है। तो जब शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी विषय वस्तु एवं प्रेषक एक हो लेकिन प्रेषित अनेक हों और अलग अलग हों तो शासकीय पत्र ही परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है। जो सरकारी पत्र है वो किसका रूप ग्रहण कर लेता है, परिपत्र का। सरकारी या शासकीय पत्र में आप देख रहे हैं ना कि भेजने वाला भी एक है, प्राप्त करने वाला भी एक है, डीजीपी, एसपी। लेकिन जब डीजीपी एक ही हो लेकिन प्राप्त करने वाले सभी जिले के अधिकारी हो जाएं, साथ ही साथ एसपी मतलब एसपी के साथ साथ और भी कुछ और विभाग के अधिकारी हो जाएं, तो वहाँ पर जब प्रेषित अनेक हो जाते हैं तो वही जो शासकीय पत्र है वो परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर पूरा सरकारी पत्र जैसा ही फॉर्मेट है, प्रेषक भेजने वाला का खागा, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, क्योंकि पत्र यहीं से भेजा जा रहा है। सेवा में भेजा किसको जा रहा है, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेश या प्रशासन को। नई दिल्ली, दिनांक 12 नवंबर 2024। विषय क्या हो डालेंगे आप, प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में निर्देश। ये पूरा विषय पढ़ेंगे तो एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि ये जो अधिनियम है मैंने जो यहाँ पर लिखा है एक मिनट, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 PCPNDT एक्ट, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अक्टूबर 2024 के आसपास यह जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है वहाँ पर भी इससे संबंधित कुछ केस थे, तो ये चर्चा में ये एक्ट रहा है। और जब बात आपके उस पत्र लेखन में की गई है कि प्रसूति पूर्व जो लिंग निर्धारण है, मतलब बच्चे की जन्म लेने से पहले उसका लिंग निर्धारण करना कि वो लड़का है कि लड़की है, तो जानते ही हैं आप कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो काफ़ी जगह ऐसे देखने को मिलता है। तो इस पर पूरी तरीके से को नियंत्रित करने के लिए ही कहा गया है गृह मंत्रालय को, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि इसको भाई नियंत्रित करिए, ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक वो है अभियान है वो सफल हो सके। तो यहाँ पर देखें तो लिखा गया है महोदय कॉमा, जिस तरीके से प्रारूप है मैंने प्रारूप बताया है उसी तरीके से लिखिए। विषय वही फिर मैं बोलूँगा, जीएस आपका अच्छा है, जीएस पे आप ठीक ठाक समझ रखते हैं, तो यहाँ पर विषय लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सशक्त करने हेतु प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है, और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है इस संदर्भ में, क्योंकि आप एक बार फिर से देख लीजिए, राज्य सरकार को परिपत्र लिखना है जिसमें प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो। ठीक है, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो। तो यहाँ पर है प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करें। मैंने बोला था कि 2 से 3 लाइन से या 3 लाइन से 4 चौथी लाइन हो जाए तो तुरंत यहाँ पर पैरा चेंज करिए, और यहाँ पर देखिए इसी के सीधे पे यहाँ पर पहले आप 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर
एक नहीं लिखा जाता, लेकिन यह इसी के सीधे पे यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सुनिश्चित करें कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 4, 5 और 6 का कड़ाई से पालन हो। यदि इस धारा का नाम नहीं पता है तो परेशान होने की चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लिखिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम का जो एक अधिनियम है उसका कड़ाई से पालन हो। आगे आप कुछ सुझाव इस तरीके से दीजिए कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों और संबंधी चिकित्सा इकाइयों का औचक निरीक्षण हो, अधिनियम के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किए जाएं, जुर्माना और आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रमों को तेज करें, जिससे लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण संरक्षण पर जोर दिया जाए। ठीक है, ये प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण से संबंधित कुछ दस्तावेज हों तो उनकी कॉपी संलग्न हो जाएगी। यहाँ पर भौदी हो गया, हस्ताक्षर हो गया, का खागा उप सचिव गृह मंत्रालय, सेम उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पत्रांक और पृष्ठांकन लिखना जरूरी है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ में आवश्यक कार्यों हेतु प्रेषित आज्ञा से ये तो पत्र लेखन से इस बार जो प्रश्न आए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं वहाँ से किए जा सकते थे। विषय की चिंता मत कीजिएगा, अभी आपने पूरा जीएस नहीं कंप्लीट किया होगा, तो जैसे जैसे आप जीएस कंप्लीट कर लेंगे तो विषय लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभ्यास करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद बात है कि ये मैंने फिर पढ़ा दिया है, ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं ये गद्यांश, इन गद्यांश के आधार पर ये 3 प्रश्न, मतलब अब तक मैंने 50 नंबर की तैयारी पूरी करा दी है। अब इस गद्यांश के आधार पर ये जो प्रश्न पूछा गया है इस बार, इसको भी किया जा सकता था, कुछ भी टफ नहीं था। ठीक है, इस बार के जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एक बार, तो 1 मिनट, ये है तारलेखन, हाँ भावार्थ। जब भावार्थ गद्यांश, देखिए पिछले 5 सालों में जो पैटर्न रहा है पूछने का, एक गद्यांश दिया जाता है, फिर भावार्थ, फिर भावार्थ से रिलेटेड एक प्रश्न होगा, फिर इसके बाद गद्यांश आधारित प्रश्न होगा, फिर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है। तो जब भावार्थ पूछे तो क्या करना होता है उस पर मैंने बात की है। गद्यांश आधारित प्रश्नों को कैसे लिखा जाना चाहिए उसके लिए मैंने कुछ शुरू में कुछ सामान्य दिशा निर्देश बताए हैं। व्याख्या कैसे करनी होती है उस पर भी मैंने बात की है। ठीक है, और मैंने बात की है कि जो व्याख्या होती है, शब्दों की सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन जितने भी शब्द रेखांकित हैं उनके 3 यानी 3 गुने शब्द, यदि 25 शब्द हैं तो 75 शब्दों में होनी चाहिए या इससे अधिक भी हो सकती है। अब ये कुछ समान दिशा निर्देश बताने के बाद एक गद्यांश को मैंने लिया था और 3 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया था। अब इस बार का जो प्रश्न है यहाँ पर देखा जाए तो, कहाँ गया, 1 मिनट, इस यहाँ पर देखा जाए तो जो रेखांकित पंक्ति है सिर्फ एक ही है और यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है 1, 2, 3, 4 लाइनों को। तो कह रहे हैं यार पैटर्न बदल गया। अरे कुछ भी नहीं बदला है। कई लोगों का कहना है कि ये पैटर्न ही बदल दिया, कुछ नहीं बदला है। हर बार क्या होता था, एक लाइन को ऐसे अंडरलाइन कर देता था बस, और इसके बाद एक और ऐसे बीच में कहीं कर देता था, तो आप का लिख करके इसको व्याख्या करते थे, फिर खा लिख करके इसको व्याख्या करते थे, फिर कोई एक लाइन होती थी कि मतलब 2 से 3 होती थी, यहाँ पर 3 लाइन एक साथ कर दिया है। आपका हेडिंग डाल करके यहाँ पर संदर्भ में या संकेत में आप इसलिए हम देखते हैं डॉट डॉट करके स्वतः हो जाता है। फिर इसके बाद अपना शुरू कर देंगे जैसा मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर 3 लाइन है तो मैंने बताया है कि 3 लाइन है तो इसका 3 गुना, मतलब यहाँ पर आप 9, 9.5 या 10 लाइन में व्याख्या इसकी करके आप बताएंगे। ठीक है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। फिर इसके बाद समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन से शिक्षा क्यों भिन्न है, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे देंगे। ऊपर लिखित गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। अब आशय अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में आशय नहीं पूछता था, भावार्थ लिख देता था कि भावार्थ लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले फिर से जो क्वेश्चंस पेपर आगे बनेंगे उसमें भी भावार्थ ही पूछेगा। आशय पूछ लेने से घबराना नहीं है, एक तरीके से जो गद्यांश है उसका अर्थ ही लिखना होता है। ठीक है, जो भावार्थ मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको आशय में सिर्फ अर्थ ही लिखना होता है। ठीक है, और इसलिए जो
पूरा मैंने लेक्चर जो लिया है, जो मैंने सामान्य दिशा निर्देश बताए हैं पत्र लेखन के, इन गद्यांश को सॉल्व करने के, उन्हीं को आधार बना करके आप पूरा लिख सकते हो, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी का आपकी आदत हो परेशान होने की तो वो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आपकी हैबिट का पार्ट है। तो 50 नंबर की तैयारी हो चुकी है। अब इसके बाद विलोम में पढ़ा ही रहा हूँ, वो पढ़ा देता हूँ जल्दी से, वो कंप्लीट हो जाएगा 60 नंबर। फिर 30 नंबर मुहावरों पे चलेंगे, ये हो जाएगा 90 नंबर, बचेगा 60 नंबर, तो उसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।